कमला जी की दो बहुएं थी। एक बहू अपने पति और बच्चों के साथ शहर में रहती थी। वह साल में एक बार ही आती थी, जबकि उनकी दूसरी बहू यानी कि छोटी बहू उनके साथ ही गांव में रहती थी। छोटा बेटा गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम किया करता था। दिव्या भी अपनी सास का बहुत मान सम्मान करती थी। उसकी सास चाहे जो कुछ भी कहती, लेकिन वह पलटकर उन्हें कुछ नहीं कहती थी। यही बात दिव्या की उसके ससुर को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कमला जी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वह अपनी बहू से किस तरह का बर्ताव करती है। वही जब दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहू घर आती है, तब उसे बहुत लाड़ प्यार और पलकों पर बिठाकर रखती हैं। कमला जी दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं। ओ बहू, ओ क्या तूने अपने कान में रुई डाल रखा है जो तुझे एक बार में कभी सुनाई ही नहीं देता? तो नक्कर कमला जी अपनी छोटी बहू दिव्या से कहती हैं। तभी दिव्या दौड़कर आती हुई कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं वो दिव्या इतना ही बोल पाई कि कमला जी ने फिर से उस पर गुस्सा होते हुए कहा, माँ जी की बच्ची, मैं तुझे कब से आवाज़ लगा रही हूँ और तू है कि घोड़े बेचकर सो रही थी? नहीं माँ जी, मैं तो कहकर फिर दिव्या बोली, कहिए माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो मेरी बीपी की टेबलेट तूने कहाँ रख दी है? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिली ही नहीं। माँ जी, वो तो मैंने आपके कमरे के टेबल के ड्रॉअर में ही डाल दिया था ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। और दिव्या झटपट अपनी सास के कमरे में गई और कमला जी की बीपी की टेबलेट उन्हें तुरंत लाकर दे दी। मनोहर जी चुपचाप बैठकर अपनी पत्नी की हरकतों को देख रहे थे। वे मन ही मन बोले, वाह कमला वाह, तुम भी हद करती हो। बहू बेचारी सुबह से उठकर घर की साफ सफाई में लगी हुई है, तुम देख रही हो और तुम उठकर सीधे घर के आंगन में आकर कुर्सी पर बैठ गई। एक बार भी तुमने वह दवाई नहीं ढूंढी, लेकिन बहू पर जरूर बरस पड़ी, क्योंकि जुबान चलाने में मेहनत कहाँ लगती है, वह तो हाथ पैर चलाने में लगती है। इसलिए हाथ पैर नहीं चलाए। फिर उन्होंने कमला जी से कहा, क्यों कमला, ऐसा क्यों करती हो? उस मासूम पर इतने अत्याचार? अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करती हो? क्योंकि बड़ी बहू के साथ तो तुम बहुत अच्छे से रहती हो। अरे दिव्या, बहू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसे हमेशा नीचा दिखाना चाहती हो? कमला जी अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उन्हीं के ऊपर बरस पड़ी। आपकी बहू आपको इतनी ही प्यारी है तो उसे लेकर रहो अलग। मनोहर जी की बात का बतंगड़ न बने, इसलिए शांत रह गए। अब कमला जी जब देखो तब अपनी छोटी बहू दिव्या को कुछ भी खरी खोटी सुना दिया करती, लेकिन मनोहर जी कुछ भी ना बोल पाते, वरना फिर बात का बतंगड़ होता। वे समझ रहे थे कि कमला जी दिव्या को इसलिए इतना सुनाती रहती है क्योंकि उनका छोटा बेटा ललित अपने गांव घर से बाहर जाकर दूसरे शहर में पैसे नहीं कमाता। वह अपने माता पिता की मदद करने के उद्देश्य से ही घर में रहता था, ताकि उसके पिता को वृद्धा अवस्था में खेती बाड़ी के बारे में चिंता न करना पड़े। वहीं उसका बड़ा भाई ना ही अपने पिता के बारे में सोचता था, ना ही उनकी सुख सुविधाओं के बारे में। वह तो दूसरे शहर में जाकर खूब पैसे कमाता था और कभी कभी ऐसे पैसों का रोना रोता था कि इतने बड़े शहर में उसके परिवार के खर्चे ही इतने अधिक हैं कि उसकी तनख्वाह उसे ही पूरी नहीं पड़ती। आखिरकार उसके पिता रेलवे के रिटायर कर्मचारी थे, इसलिए उन्हें हर महीने अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। इसलिए वह साल 6 महीने में आकर अपने
पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने बड़े बड़े खर्चे गिनवा कर रकम ऐड कर चला जाता था। वहीं उसकी पत्नी संजना भी साल भर में सिर्फ एक बार ही आती थी, केवल गर्मी के मौसम में, जब उसके बच्चों की छुट्टी रहती थी तब, वरना साल भर में तो वह एक ही बहाना लगाए रहती थी कि अभी बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, अभी परीक्षाएं सर पर हैं, महंगे स्कूल की पढ़ाई भी बहुत हार्ड होती है। बस उसके यही नखरे रहते। सासू माँ कमला जी भी अपनी बड़ी बहू, पोते और पोतियों पर निहाल हुई जाती थी। बड़ी बहू तो साल भर में 1 महीने के लिए आती थी। उसमें से पहले वह 15 दिन अपने मायके में रहती, शहर से जो कुछ भी सामान लाती अपने मायके में देती और खाली हाथ ससुराल जाती। और जब ससुराल से वापस अपने शहर के लिए जाना होता तो अपनी सासू माँ से चिकनी चुपड़ी बातें करके ढेर सारा सामान गांव से शहर लेकर जाती। वह जब तक गांव में रहती अपनी सासू माँ के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती थी। कमला जी भी अपनी बड़ी बहू की चिकनी चुपड़ी बातों से निहाल हुए जाती थी। बड़ी बहू संजना जब तक अपने ससुराल में रहती अपनी सास से एक खाने की चीज़ों की फरमाइश करती रहती और कमला जी इतनी गर्मी में वही फरमाइश अपनी छोटी बहू दिव्या से करती और उनकी तरफ से सख्त हिदायत रहता कि आज की फरमाइश आज के आज ही पूरी की जाए। और सामान्यतः रोज़ के खाने में भी कमला जी कुछ न कुछ फरमाइश करती ही रहती। वह सादा खाना तो बहुत कम ही खाती थी और उनकी बहू बिना किसी ना नुकुर के पूरा भी करती थी। लेकिन घर खर्च के लिए ललित अपने पिता से पैसे नहीं मांगता था और ना ही कमला जी उन्हें पैसे देने देती थी। वह तो अपने शौक पूरे करने में पैसे खर्च करती थी या फिर अपने बड़े बेटे बहू को दे देती थी। अगर कभी छोटी बहू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती और वह थोड़ा सा भी आराम कर लेती तो कमला जी उसे ताने मार मार कर उसका सांस लेना मुश्किल कर देती ताकि उन्हें घर के कोई काम ना करने पड़े और बेचारी छोटी बहू को मजबूरन उठकर घर के सारे काम करने पड़ते थे, वरना कमला जी सबका जीना हराम कर देती थी। और अगर अपनी पत्नी के लिए उनका बेटा कुछ भी बीच में बोल देता तो उसे जोरू का गुलाम कहकर उससे बात करना ही बंद कर देती थी। वहीं अगर बड़ी बहू संजना की थोड़ी सी भी तबीयत खराब के बारे में उन्हें पता चल जाता कि बहू बीमार है तो कमला जी पूरा घर ही सर पर उठा लेती। वह बार बार मनोहर जी से कहती कि जरा उमेश को फ़ोन तो लगाओ, पता तो करो बहू कैसी है, बताओ, अकेली है बेचारी, वहाँ कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा, सारा घर का काम अकेली ही करती होगी, जरा पूछ तो लो कि कुछ पैसे रुपए की ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरत हो तो भेज देना, उतने बड़े शहर में उनको अपना कहने वाला कौन है, भला हम लोग माँ बाप होकर उनकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर ललित और दिव्या दोनों ही एक दूसरे का मुंह ताकने लगते कि कैसे भैया माँ और भाभी को पैसे भेजने के लिए उतावली हो रही हैं, जबकि वे लोग पैसे मांगते भी नहीं थे। और अगर वे लोग कभी भी इमरजेंसी में पड़ जाएं और कभी पैसे मांग भी लेते तो माँ तो ऐसे चिल्लाती जैसे उनके ऊपर एहसान जताती हो और ललित से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। माँ जी संजना भाभी के आने की खबर से बड़ी खुश थी। 8 दिन के बाद संजना भाभी भी आ गईं। संजना सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी।
कमला जी के लिए साड़ी, दिव्या के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े और 2 ननद थी, उनके लिए भी साड़ियाँ लेकर आई थी। 2-4 दिन बाद ही ननदों को फ़ोन करके मिलने के लिए बुला लिया गया था। अब दोनों ननदें भी आ जाती हैं। अब दिव्या का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। घर में इतने लोग जो इकट्ठे हो गए थे और करने वाली बस अकेली दिव्या ही थी, क्योंकि संजना तो ऐसे जताती है जैसे लगता ही नहीं कि उसका ससुराल है। वह तो 10-15 दिन के लिए बस मेहमान बनकर आती थी, जिसके चलते ना कभी दिव्या उसे कोई काम करने देती थी, ना ही संजना कोई काम ही करना चाहती थी। संजना खुद तो गर्मियों की छुट्टियों में आती थी, साथ साथ अपने पीछे 2 ननदों को भी बुला लेती थी। 2-2 ननद, उसके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती थी। बेचारी दिव्या का पूरा दिन किचन में ही लग जाता था। खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं था। ऊपर से एक थी कमला जी। कमला जी ने जो कह दिया वह करना ही पड़ता था। कमला जी ने कहा, बहू, बड़ी बहू को ले जाने के लिए चावल साफ कर दो, दाल साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ मिल रहा है कि मैं चावल दाल साफ करने बैठूं। पूरा दिन तो इधर उधर ही लग जाता है। आप एक काम कीजिए, किसी को बाहर से पकड़ लीजिए जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से चावल दाल साफ कर देगा। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हें एक काम बोल दी तो तुम्हें अब नौकर चाहिए, और इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता। इतनी कौन सी भीड़ हो गई है। एक बड़ी बहू आई है, 2 मेरी बेटी हैं, 3 लोगों के खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में लगा देती हो। वाह भाई, हमारे ज़माने में तो 25-25 लोगों का खाना बनाते थे, दोनों टाइम। फिर भी मजाल है कि सास ननद कुछ कह दें और ना करें। अब 10-15 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना भी बनाकर नहीं खिला पाओगी। खाना बनाने के बाद वैसे काम भी कौन सा होता है। पूरा दोपहर तो आराम ही करती रहती हो। एक दिन आराम ना करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कमला जी तेज आवाज़ से चिल्लाने लगी कि पूरा घर ही इकट्ठा हो गया। फिलहाल दिव्या सास के मुंह लगने से अच्छा उसने काम करना ही उचित समझा और बैठ गई पूरी बोरी का दाल और चावल लेकर साफ करने। गर्मी में भी गर्मी जबरदस्त पड़ रही थी। ऊपर से भरी दोपहर उसने पूरा चावल दाल साफ करके बोरी बांधकर रख दी। शाम हो गई थी, सबको चाय की तलब भी लग गई थी। लेकिन चाय बनाने के लिए जब दिव्या खाली होगी तब तो चाय बनाए। सास की आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर वह तुरंत किचन में भागी। पूरे दोपहर चावल साफ करने से पूरा शरीर थक गया था। फटाफट सबको चाय बनाकर दी, फिर लगे हाथ खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी ही सो जाते थे। खाना बनाकर खिलाकर बर्तन धोकर सारा कुछ करते करते दिव्या को 12 बज गए। थकान से शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। अगले दिन जब दिव्या की नींद खुली तो कमला जी की जोर जोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 7 बज चुके थे, अभी तक घर में कोई उठा नहीं था। कमला जी को चाय की लत लग गई थी। 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो दिव्या उठी नहीं, इसलिए उनको चाय भी नहीं मिली। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा, किचन बंद पड़ा था। वह बाहर से ही दिव्या को चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन दिव्या नहीं आई। तभी संजना चाय बनाने किचन में चली गई। संजना को किचन में जाता देख कमला जी तुरंत दिव्या के कमरे में घुस जाती हैं।
दिव्या को लेटा हुआ देख चिल्लाने लगती हैं। क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद ही नहीं खुल रही? कुछ ज़्यादा ही नहीं आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद भी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई क्या? शाम का ख्याल है तुझे? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं है। बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है कि घर में इस समय लोग आए हुए हैं, इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था, और बीमार पड़ी भी तो दवाई तो टाइम पर ले लेती। छोटी बच्ची तो नहीं हो कि दवाई हाथ पर रखी जाएगी तो दवाई खाओगी। बताओ अब कैसे होगा घर का काम? 4 लोगों को देख ली, अब तो बीमार होकर बैठ गई हो गया कल्याण। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर के लिए नौकर लग जाए, नौकर नहीं लगा, बीमार हो गई। बताओ, इतना नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल क्या साफ कर दिए बीमार हो गई। सब समझती हूँ तुम्हारा नाटक, जानबूझकर तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा तो मुझे फिर से काम करना पड़ जाएगा। काम चोर हो, काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस बस करो माँ। तभी पीछे से आवाज़ आई। कमला जी ने पीछे मुड़कर देखा, उनका बेटा ललित खड़ा था, हाथों में दवाई लिए। बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो? आपने एक बार भी दिव्या को छूकर देखा कि उसे कितना तेज बुखार है? पूरी रात बुखार से तड़पती रही, उसके बाद भी सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोल बोलने की जगह उसे उल्टा सीधा सुना रही हो। माँ कितना बर्दाश्त करेगी ये? अब आप नॉर्मल बोलती हो तो चलता भी, लेकिन कम से कम किसी के दुख और तकलीफ में भी तो मत बोला करो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो, तुम्हारा भी बड़ा मुंह खुल गया है ना। क्या बोल दिया मैंने? कौन सा गलत बात बोल दिया? यही कह रही थी ना, 4 लोगों को देखते ही बीमार हो गई। जब थकान थी, तकलीफ थी तो दवाई खा ली होती, अब तक तो ठीक हो गई होती ना। हाँ माँ, आपको तो बस उसके काम से मतलब है, चाहे वह दुख में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे। अगर काम करती रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माँ, आप सौतेला व्यवहार क्यों करती हो हमारे साथ? वहीं पर अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती है तब तो आप कितना परेशान हो जाती हो, और जब दिव्या बीमार पड़ गई तो आपको वह नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी आपको बहाना दिखाई दे रहा है। अब समझी मैं सारी बात। यह खुलकर बोलो ना कि सारी जलन तुम दोनों को बड़ी बहू से है। संजना खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अब उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो। एक तुम हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है। एक वे दोनों हैं। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं तो जैसे उन दोनों के कलेजे पर सांप लौट जाता है। एक काम करो, इस बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट कटा लो। मुझे कुछ दिनों तक इन दोनों से दूरी ही बनाकर रखनी है। तंग आ गई हूँ मैं रोज की चिक चिक से। संजना ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वह कमला जी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कमला जी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो 2 ही टिकट हुआ, मेरा और बच्चों का, लेकिन फिर भी कमला जी जबरदस्ती तैयार हो गईं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी, लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी संजना क्या बोले। कमला जी संजना के साथ अपना बैग पैक करके निकल पड़ती हैं। संजना की बिल्कुल भी
इच्छा नहीं थी कि कमला जी उसके साथ जाएं। जैसे तैसे वे दोनों शहर पहुँचे। काम के चलते सब रात को लेट से सोते हैं तो सुबह भी लेट ही उठते थे, 7 बजे के आसपास, और 7 बजे ही कमला जी को चाय की तलब लग जाती थी। और वैसे भी कहते हैं ना, नई जगह तो नींद वैसे ही खुल जाती है। कमला जी 5 बजे से ही उठकर चुपचाप बेड पर ही पड़ी रहीं। कहीं जाएं भी तो कहाँ जाएं, 2 कमरों का ही घर था। एक कमरे में बेटे बहू सोए थे, एक कमरे में बच्चों के साथ कमला जी सोई थी। जैसे तैसे 6 बजे और 7 बजे अब उनकी तलब बढ़ ही जा रही थी। बहू अभी तक उठी नहीं थी। अंत में कमला जी संजना को जगाने जाती हैं और कहती हैं, बहू 7 बज गए हैं, उठो, 1 कप चाय बनाकर दे दो। वह भी कहती है, क्या माँ जी, क्या तरीका है सुबह सुबह उठाने का, सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको 7 बजे चाय पीने की तलब लग गई है तो आप चाय तो बनाकर पी ही सकती हैं ना। आपको पता है हम रात को कितना लेट से सोते हैं। यह गांव नहीं है, यह शहर है। यहाँ पर सबका अपना हिसाब किताब होता है। बहू की 2 टूक बातें सुनकर कमला जी एकदम से हैरान थी। वह संजना को ऐसे देखे जा रही थी जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी डरावनी सी चीज़ देख ली हो। उन्हें संजना से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखों में उसी समय आंसू आ गए। उसी समय उनकी आंखों के सामने दिव्या का चेहरा भी नाचने लगा। दिव्या की कभी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह इतनी बुरी तरह से उन्हें जवाब दे। कितना कुछ उसे सुना देती थी। वे 7 बजते बजते किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही देती थी। फिर भी 1000 बातें जरूर सुनाती थी। अपनी आदत के चलते कमला जी किचन में आई, खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का भी मूड नहीं था। पहले ही दिन उनका मन उचट गया था। फिर भी वह चाय का कप लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गईं। पहले ही दिन उन्हें अपने घर की याद आने लगी थी। संजना करीब 8 बजे उठी और सीधे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। उमेश भी जल्दी जल्दी उठा, ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे थे। संजना सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफिन बनाने में लगी थी और बेचारी कमला जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देखती रही। सब अपने अपने कामों में इतने बिजी थे कि किसी के पास भी कमला जी के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे और उमेश नाश्ता करके चले गए। अब घर में अकेली संजना और कमला जी ही रह गई थी। 10 बज चुके थे। 10 बजे तक तो घर पर दिव्या कमला जी को नाश्ता भी करा चुकी होती थी, लेकिन यहाँ पर आज कमला जी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी हुई थी और सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। बच्चे और बेटा तो चले गए। संजना अपने घर की सफाई, किचन की सफाई कर अपने कामों में लग गई। करीब 11 बजे तक वह नहा कर फ्री हुई तो उसने कमला जी से नाश्ता करने के लिए कहा और उनके आगे खाने की प्लेट रखकर खुद भी खाने बैठ गई। बहू से थोड़ी बहुत बातें करते करते कमला जी ने नाश्ता तो कर लिया। अब संजना घर का कुछ और काम निपटा कर बोली, माँ जी मैं 1 घंटे के लिए आराम करने जा रही हूँ, आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। कोई काम नहीं है बहू, तुम आराम कर लो। संजना फिर से अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और एक बार फिर से अकेली रह जाती हैं कमला जी। पूरी तरह से सन्नाटा था। जैसे पूरी रात गुजरी थी वैसे ही पूरा दिन भी अकेले अकेले ही गुजर रहा था। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा, थोड़ी सी चहल पहल हुई, फिर से वही शांति। यह शांति कमला जी को अंदर ही अंदर काट रही थी। यहाँ आने के बाद उनका
एक मिनट के लिए भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जो बहू गांव में उनसे चिपक चिपक कर मीठी मीठी बातें किया करती थी, वह यहाँ पर आने के बाद अपने ही काम में इतनी बिजी रहती है कि उसे बात करने का टाइम भी नहीं मिलता। कुछ पूछने पर बस हाँ या ना में जवाब देकर रह जाती है। तो जिसके पास कमला जी से बात करने का टाइम नहीं है, वह कमला जी की मनपसंद का खाना कहाँ से बनाकर दे पाएगी, उनका ख्याल कहाँ से रख पाएगी। वह तो उसे हीरा समझती थी, अभी तक उसकी असलियत से ही दूर थी। संजना के साथ कमला जी यह सोचकर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी तो कुछ दिन चैन से रहूंगी। बड़ी बहू सेवा करेगी, उनकी बातें सुनेंगी, बातें करेगी, जैसे गांव में आकर दिन रात उनसे चिपक कर बातें करती है। लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वह अपनी सास से बातें कर ले, और ना ही उसका यह रूप देखकर कमला जी की हिम्मत होती कि उससे कुछ भी कह दे। कहते हैं ना, जब सामने वाला खुद ज़्यादा ही उम्मीद करता है और उसे उसके मुताबिक चीज़ ही नहीं मिलती तो बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही बुरी तरह से टूट गई थी कमला जी। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन काटे। तीसरे दिन उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। शाम को जब दिव्या का फ़ोन आता है तो कमला जी जैसे ही फ़ोन उठाती हैं, दिव्या कहती है, माँ जी आप शहर जाकर अपनी बड़ी बहू के साथ रहकर छोटी बहू को तो भूल ही गई हैं क्या? आप इस तरह से नाराज़ हैं कि हमसे बात भी नहीं करेंगी। पूरे 2 दिन हो गए आपके गए हुए, मेरा तो मन आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आज आप मुझसे फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकती? छोटी बहू की बातें सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। तड़प उठी थी, धीरे से बोली, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, याद तो मुझे भी आ रही है। इतना कहकर कमला जी की आंखों में आंसू भर आए। उनके आंसू सिसकियों में ना बदल जाए और वहाँ का राज ना खुल जाए, इस डर से संजना ने झट से फ़ोन कमला जी के हाथ से छीन लिया और दिव्या से उसका हालचाल समाचार पूछा और फ़ोन काट दिया और कमला जी पर विफर पड़ी। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया था। उसने कड़कती आवाज़ में कहा, क्यों माँ जी, आपको यहाँ ऐसी कौन सी तकलीफ़ हो गई जो 2 ही दिनों में आपकी आंखों में आंसू आ गए? मैं तो वैसे भी आपको अपने साथ नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आप ही जिद में अड़ी थी कि मुझे भी शहर की हवा खानी है, और ज़बरदस्ती आ ही गई हो तो कम से कम 8-10 दिन तो रुक ही जाइए, वरना आपके छोटे बेटे बहू क्या कहेंगे आपको? यहाँ गांव में तो हम लोग खराब हैं, तो क्या शहर में भैया भाभी भी खराब हो गए? सोच लीजिए, आपकी ही बदनामी होगी। वैसे भी आपकी कोई इज्जत नहीं करता गांव में, क्योंकि मैंने सुना था उस दिन आप दिव्या को कैसे उल्टा सीधा सुना रही थी। अरे वह तो बेचारी गांव की है, इसलिए आपके ताने सुनकर चुपचाप सह लेती है और उस पर झगड़े झंझट ना हो इसलिए आपसे जुबान नहीं लड़ाती, वरना आपकी जैसी सास को तो 1 गिलास पानी भी नहीं देना चाहिए। ऐसा व्यवहार करती हैं आप उसके साथ, फिर भी वह संस्कारी है इसलिए चुप रह जाती है। अब यहाँ आई हैं तो मैंने कौन सा काम करवा लिया आपसे जो आपकी आंखों में आंसू आ गए? कमला जी दिन रात इतना बड़बड़ करने वाली अपनी बड़ी बहू के सामने चुप हो गईं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बड़ी बहू के सामने हिम्मत ही नहीं हुई। अब कमला जी कैद खाने में रहने के जैसे उदास मन से रहती। बेटा उमेश भी माँ से ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वह ऑफिस जल्दी चला जाता था और देर रात को आता था, इसलिए उसे माँ के पास बैठकर बातें करने का टाइम ही नहीं मिलता था।
एक दिन संजना किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। घर के फ़ोन पर दिव्या ने फ़ोन किया। फ़ोन कमला जी ने उठाया। जैसे ही दिव्या ने पूछा, कैसी हो माँ जी? कमला जी फूट फूट कर ऐसे रोने लगी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रोता है। दिव्या ने जैसे तैसे चुप कराया और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह ललित को तुरंत उन्हें लेने के लिए भेज दे और यह कहे कि किसी काम से शहर आया था, इसलिए माँ को लेने आ गया। दिव्या समझ गई कि कमला जी के साथ वहाँ क्या हो रहा होगा। उसने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। दिव्या से बात करके कमला जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। जब संजना बाजार से वापस आई तो उसे लगा कि माँ जी का चेहरा तो उतरा हुआ होगा, लेकिन वह तो रोज़ से ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि माँ जी इतनी खुश क्यों हैं। लेकिन जब दूसरे ही दिन ललित उनके घर पहुँचा और अपनी माँ को अपने साथ चलने के लिए कहा तो वह समझ गई कि माँ जी ने ही ललित को फ़ोन करके बुलाया होगा। उसने भी सोचा, चलो इस बिन बुलाए मेहमान से पीछा छूटेगा। उसने भी एक बार भी कमला जी को रुकने के लिए नहीं कहा और तुरंत ही ललित के साथ उन्हें विदा कर दिया। अपने घर में आकर कमला जी ने खुली हवा में सांस ली और दिव्या को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिव्या ने पूछा, माँ जी शहर का सफ़र कैसा रहा? कमला जी बोली, दिव्या बहू पूछो मत, वो कहावत तो तुमने सुनी ही ना कि दूर के ढोल सुहावने। दिव्या समझ गई कि कमला जी के साथ वहाँ क्या क्या हुआ होगा, लेकिन उन्हें पूछकर उनकी तकलीफ वह और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए चुप रह गई। वह मन ही मन खुश हुई कि चलो माँ जी को मेरी अहमियत तो समझ आई। अब कमला जी का व्यवहार दिव्या के प्रति पूरी तरह से बदल गया था। अब वह दिव्या के साथ माँ बेटी की तरह व्यवहार करने लगी थी। उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों की परवाह करने लगी थी। कमला जी का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर उसके पति मनोहर जी और बेटा ललित भी बहुत खुश थे। अब जब कभी संजना अपने ससुराल आई तो वह पहले वाली बात नहीं रह गई थी। कमला जी अपनी छोटी बहू से बहुत प्यार करती थी। संजना के आने पर वह ज़्यादा खुश नहीं होती थी, इसलिए अब उसका धीरे धीरे गर्मी की छुट्टियों में आना कम हो गया था, क्योंकि कमला जी उसे अब घर से कोई भी चीज़ ले जाने के लिए नहीं देती थी। पहले तो उन्हें दाल चावल और न जाने क्या क्या सामान छुट्टियां बिताने के बाद बांध दिया करती थी। कमला जी की आंखों में बड़ी बहू के दिखावे और झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब वह पट्टी खुल चुकी थी। तो दोस्तों, कमला जी के अंदर यह जो बदलाव आया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।